बच्चों अब आइए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम पॉलीमर का स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे जो पॉलीमर्स हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। एक लीनियर पॉलीमर हो सकता है, ब्रांच चेन पॉलीमर हो सकता है और क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर हो सकता है। तो सबसे पहले देखें लीनियर पॉलीमर्स, इसी को हम लोग वन डायमेंशनल पॉलीमर्स कहते हैं। वन डायमेंशनल पॉलीमर्स या लीनियर पॉलीमर्स। तो लीनियर पॉलीमर्स में क्या होगा, जो मोनोमर्स हैं आपस में जुड़कर एक स्ट्रेट चेन फॉर्म करेंगे, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग लीनियर पॉलीमर कहते हैं। मतलब these are the polymers in which monomers are joined together to form long straight chain। देखो यो हमारा रिपीटिंग यूनिट है वो क्या कहलाता है, मोनोमर्स। तो मोनोमर्स इस तरह से जुड़कर एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाए, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या नाम देते हैं, लीनियर पॉलीमर। इस तरह से कई स्ट्रेट चेन बनेंगी। अब एक स्ट्रेट चेन दूसरे स्ट्रेट चेन के बीच काफी ज्यादा गैप नहीं रहता है, वेल पैक्ड स्ट्रक्चर है ये। इसलिए ड्यू टू वेल पैक्ड स्ट्रक्चर लीनियर पॉलीमर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में ज्यादा गैपिंग नहीं होती है, बहुत नजदीक नजदीक रहते हैं, वेल पैक्ड होते हैं। इसलिए जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्लियर होगी बात। अब आइए दूसरा देखें, ब्रांच चेन पॉलीमर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर पहला हम लोगों ने लीनियर पॉलीमर्स पढ़ा और दूसरा जो है ब्रांच चेन पॉलीमर। इसमें क्या होता है, ब्रांच चेन पॉलीमर्स, इसको हम टू डायमेंशनल पॉलीमर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दीज आर द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन। इसमें भी लॉन्ग चेन बनती, लेकिन इसमें साइड चेन आ जाता है, विथ साइड चेन। मतलब मोनोमर्स जुड़कर लॉन्ग चेन बनाते हैं, लेकिन इसमें साइड चेन भी आ जाती है, ब्रांचिंग भी आ जाती है। देखो जैसे ये हमारे मोनोमर्स हैं, इस तरह से यहां पे देखो ब्रांच भी इन्होंने बना ली इस तरह से। तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर कहते हैं। अब देखो भाई, एक चेन और दूसरी चेन, उसमें जो ब्रांच होगी वो एक चेन दूसरी चेन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस ब्रांच के कारण जब रिपेल करेगा तो निश्चित तौर पर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब देखो ध्यान से, ब्रांच चेन पॉलीमर्स आर इरेगुलरली पैक्ड। यहां पर जो पैकिंग होगी वो इरेगुलर वे में होगी, एंड एज अ रिजल्ट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इनकी लो होगी, एज कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर की तुलना में इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहां पर रिपेल करते हैं एक लेयर या एक स्ट्रेट चेन और दूसरी स्ट्रेट चेन, चूंकि दोनों में ब्रांचिंग होगी तो एक ब्रांच एक चेन को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जहां पर जो पैकिंग होगी एक चेन और दूसरे चेन के बीच में, वो अच्छी पैकिंग नहीं होगी, इरेगुलर पैकिंग होगी। इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स या इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो बच्चों अब जो तीसरा टाइप्स है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर्स को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। तो जो तीसरा पार्ट है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स को ही हम लोग नेटवर्क पॉलीमर्स कहते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर होगा पॉलीमर का वो 3D स्ट्रक्चर होगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा। दीज आर पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर क्रॉस लिंक्ड टुगेदर। इसमें जो मोनोमर्स होंगे एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होंगे टू फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। और जो पॉलीमर जो बनेगा क्रॉस लिंक से, ठीक है, वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा। क्लियर। ड्यू टू देयर नेटवर्क स्ट्रक्चर दीज पॉलीमर्स आर हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल।
इसका एग्जांपल देख लीजिए, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। जब आगे इसकी हम सभी की प्रिपरेशन बताएंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसे है इसका। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसी को हम लोग बेकेलाइट कहते हैं। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसी को मेलमैक कहते हैं। और नेक्स्ट यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। देखो ये जो है क्रॉस लिंक पॉलीमर का स्ट्रक्चर है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। तो बच्चों अब हम लोग फिफ्थ टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पॉलीमर्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जो पॉलीमर की चेन है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, उसके बेसिस पर पॉलीमर्स 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो पहले हम लोग जाने इलास्टोमर्स क्या होता है। These are the polymers having very weak intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction में कौन सा? वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन। जो पॉलीमर की जो चेन है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले, वो कौन सा है? बहुत वीक। अर्थात वो कौन सा फोर्स है? वॉन डर वाल्स फोर्स। मतलब एक चेन दूसरे चेन के बीच में अगर वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है, तो उस पॉलीमर को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलास्टोमर्स। चूंकि वॉन डर वाल्स फोर्स बहुत वीक होता है, तो ऐसे जो पॉलीमर होंगे, द वीक फोर्स परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच। इनको हम आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे वुल्केनाइज्ड रबर, नेचुरल रबर, ब्यूना एस, ठीक है, ब्यूना एस आगे पढ़ेंगे, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। क्लियर? ये सब जो है किस सीरीज में आते हैं? इलास्टोमर्स। इनकी चेन्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो काफी क्या होता है? वीक होता है। इसीलिए ऐसे पॉलीमर को हम काफी क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच किया सकता है। अब दूसरा देखें फाइबर्स। फाइबर्स में जो होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो स्ट्रांग होता है। इलास्टोमर्स की अपेक्षा क्या होता है? काफी स्ट्रांग होता है। तो दीज आर द पॉलीमर्स व्हिच हैव क्वाइट स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, strong intermolecular forces of attraction such as hydrogen bonding, dipole interaction। निश्चित तौर पर वॉन डर वाल्स फोर्स की तुलना में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो जाए एक चेन और दूसरे चेन के बीच में, या डाइपोल इंटरेक्शन अगर काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर यह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा एज कंपेयर टू वॉन डर वाल्स फोर्स। क्लियर? अब ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर यहां पर पॉलीमर की जो चेन है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है या डाइपोल इंटरेक्शन काम कर रहा है, तो ऐसा पॉलीमर क्या कहलाएगा? फाइबर्स। और निश्चित तौर पर फाइबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये लीस्ट इलास्टिसिटी होंगे। क्लियर? एग्जांपल इसका देखा जाए, नायलॉन 66, पॉलीएस्टर्स जो होंगे जैसे डेक्रॉन, ऑर्लॉन को बोलते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर? अभी आगे सभी की प्रिपरेशन पढ़ना है, तो वहां पर इनका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो आगे जो है प्रिपरेशन के तहत हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट देखा जाए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में रहता है। ऐसे पॉलीमर न तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, न तो बहुत वीक होते हैं। इनको हम किसी भी डिजायर शेप में क्या कर सकते हैं? गर्म करके उसको मोल्ड कर सकते हैं। आइए देख लीजिए, दीज आर पॉलीमर्स इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर इन बिटवीन दोज ऑफ इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। They are neither very strong nor very weak and have no cross links between the chains। इनके जो पॉलीमर्स हैं, ये जो पॉलीमर्स हैं, इनकी जो चेन्स होगी उनके बीच में किसी प्रकार की क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। क्लियर? इसका कुछ एग्जांपल्स देख लिया जाए, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जिसको आप पैन कहते हैं, ठीक है, ये सब इसके थर्मोप्लास्टिक के क्या हो गए? एग्जांपल्स हो गए। आइए अब नेक्स्ट देखा जाए, लास्ट थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसी को 3 डायमेंशनल नेटवर्क
भी बोलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, दीज पॉलीमर्स हैव 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। दीज पॉलीमर्स कैन नॉट बी रीमोल्डेड। इसको हम दोबारा, इसको तो हम मोल्ड कर सकते हैं, इसको दोबारा हम रीमोल्डेड नहीं कर सकते हैं। दीज पॉलीमर्स डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। मतलब ये जो पॉलीमर्स होते हैं, अगर इनको हम गर्म करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे, बट रादर बिकम हार्ड। बल्कि ये क्या, गर्म करने पर क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। क्लियर। कुछ इनके एग्जांपल्स देखिए, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ईटीसी। ये सब थर्मोसेटिक पॉलीमर्स के क्या है, ये एग्जाम्पल है। इनका जो आप स्ट्रक्चर होगा वो देखिएगा 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। जब इनकी हम प्रिपरेशन करेंगे तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरह से हमने बच्चों क्लासिफिकेशन जो है ऑफ पॉलीमर्स डिफरेंट बेसिस के आधार पर हमने पढ़ा। तो बच्चों अब हम लोग लास्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलीमर्स का। अच्छा, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चैन ग्रोथ एडिशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चैन ग्रोथ एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसमें जो मैकेनिज्म होती है उसमें या तो फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करता है। अगर आपको पता है मोनोमर से पॉलीमर बन रहा है, अगर किसी परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा तो वहां पर जो मैकेनिज्म होगी वो कौन सी मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो चैन ग्रोथ एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है, इसमें या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है या तो कैटायनिक या एनायनिक मैकेनिज्म क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। इसका एग्जांपल देखो, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीस्टाइलिन, जितने एडिशन पॉलीमराइजेशन है वहां पर जो है उसकी मैकेनिज्म में या तो फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होगा या तो कैटायन इन्वॉल्व होगा या तो एनायन इन्वॉल्व होगा। दूसरा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन विथ लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक H2O, NH3, HCl। इसका एग्जांपल देखिए, नाइलॉन, बेकेलाइट, टेरिलिन, ईटीसी। मतलब जहां कंडेंसेशन जो पॉलीमराइजेशन होता है वो स्टेप ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप होता है। और उसमें जब मोनोमर्स जुड़ते हैं, मोनोमर्स क्या होते हैं, जब जुड़ते हैं तो कोई सिंपल मॉलिक्यूल H2O, NH3, HCl का क्या होता है, लिबरेट होता है। तो वहां पर जो है जो मैकेनिज्म है वो कौन सी मैकेनिज्म है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ मतलब जो मैकेनिज्म होती है वो स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म होती है। देखिए नीचे मैंने हिंट में लिख दिया, नोट में लिख दिया, एडिशन पॉलीमराइजेशन जो भी है वो वहां जो मैकेनिज्म होगी ऑकर्स थ्रू चैन ग्रोथ मैकेनिज्म, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो होता है ऑकर्स थ्रू स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म। क्लियर। एडिशन जो होगा पॉलीमराइजेशन, वहां पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, चैन ग्रोथ मैकेनिज्म होगी। और चैन ग्रोथ मैकेनिज्म में क्या इन्वॉल्व होता है, बोलो भाई, फ्री रेडिकल इन्वॉल्व हो सकता है, कैटायनिक मैकेनिज्म हो सकती है या तो एनायनिक मैकेनिज्म हो सकती है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जहां होगा वहां पर कैसी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी, स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी। तो बच्चों आज हमारा जो है क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एडिशन पॉलीमर का और कंडेंसेशन पॉलीमर की प्रिपरेशन स्टडी करेंगे।